गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। गुप्त काल में राजनीतिक व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। इस राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में मौर्ययुगीन केंद्रीकृत व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ती। गुप्त प्रशासन की प्रमुख विशेषता सत्ता का विकेंद्रीकृत स्वरूप है। गुप्तों की प्रशासनिक संरचना को प्राक सामंती संरचना भी कहा जा सकता है। गुप्तकालीन प्रशासन में स्थानीय तत्वों की सहभागिता भी थी। इस प्रशासनिक व्यवस्था का आधार मौर्यों के बाद आए कुषाण सातवाहनों के समय से विनिर्मित होने लगा था। कुषाणों की क्षत्रपी शासन प्रणाली तो सातवाहनों की भूमिदान प्रथा ने गुप्त शासन प्रणाली की रूपरेखा तैयार कर दी। गुप्त प्रशासनिक व्यवस्था एवं उसकी विशिष्टता को निम्न बिंदुओं के तहत समझा जा सकता है। हम गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला केंद्रीकृत प्रशासन, दूसरा प्रांतीय प्रशासन और तीसरा स्थानीय प्रशासन। सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत सबसे पहला जो पॉइंट है वो है राजा। प्रशासन राजा जो था प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था। वह कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं सैनिक मामलों का प्रधान था, लेकिन उसे कानून बनाने का अधिकार नहीं था। जनता की सुरक्षा करना, वन व्यवस्था एवं धर्म की रक्षा करना उसका मुख्य कर्तव्य था। सॉरी गुप्त शासकों ने गौरवपूर्ण उपाधियों जैसे महाराजाधिराज, परम भट्टारक, परमेश्वर आदि ली। इन उपाधियों से पता चलता है कि गुप्त शासकों के अधीन अनेक छोटे राजा थे तथा गुप्त राजा देवता के सदृश थे। इस काल में राजा को समस्त भूमि का स्वामी माना जाता था। इसने उसके भूमिदान के अधिकार को वैधता प्रदान की। अब देखते हैं दूसरा मंत्रिपरिषद एवं नौकरशाही। राजकाज में सम्राट को सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद और नौकरशाही उपस्थित थी। कालिदास ने मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया है। मंत्री सामान्यतः उच्च वंश से नियुक्त किए जाते थे। पद बहुधा वंशानुगत होता था। मौर्यों के विपरीत इनका मुख्य कार्य राजा को मंत्रणा मतलब सुझाव देना था। एक प्रकार से सलाहकारी निकाय थी।
गुप्त नौकरशाही को अमात्य के नाम से भी जाना जाता था। अमात्य का पद अधिकतर ब्राह्मणों के लिए सुरक्षित था, परंतु अन्य वर्णों के व्यक्तियों को भी इस पद पर नियुक्त किया जा सकता था। अब अधिकारियों का पद वंशानुगत बन गया और एक ही अधिकारी की नियुक्ति कई कई पदों पर की जाने लगी। हरिसेन एक ही साथ कुमारामात्य, संदीप विग्रहिक एवं महादंडनायक के पद पर आसीन था। इन अधिकारियों को वेतन के रूप में नगद राशि से ज़्यादा भूमि दी जाती थी। फलतः आगे चलकर इन अधिकारियों के स्वार्थ भूमि से जुड़ गए और ये अधिकारी सामंत के रूप में विकसित हुए, जबकि मौर्य काल में नौकरशाही को नकद वेतन दिया जाता था और योग्यता के आधार पर उनकी नियुक्ति होती थी। दंडपाशिक पुलिस विभाग का अधिकारी तथा विनय स्थिति स्थापक धर्म संबंधी मामलों का अधिकारी था। अब देखते हैं तीसरा, सैन्य प्रशासन। गुप्त साम्राज्य की सेना विशाल एवं सुसंगठित थी। युद्ध के मौके पर सामंत एवं अधीनस्थ शासक उन्हें पूरक सैन्य सहायता उपलब्ध कराते थे। सेना का प्रधान अधिकारी महाबलाधिकृत था। हाथियों की सेना के प्रधान को महापिलुपति तथा घुड़सवारों की सेना के प्रधान को भटा सौपति कहा जाता था। सेना में सैनिकों की व्यवस्था एवं रखरखाव करने के लिए भी एक अधिकारी की व्यवस्था थी, जिसे रण भंडागारिक कहा जाता था। इस काल में रथारोही सेना का महत्व घट गया था तथा अश्वारोही तथा उसमें भी अश्व तीरंदाजी सेना का महत्व बढ़ गया था। अब हम देखते हैं अगला, न्याय प्रशासन। इस समय न्याय व्यवस्था सुसंगठित थी। इस समय के न्याय व्यवस्था की विशेषता थी फौजदारी एवं सिविल कानूनों का स्पष्ट विभाजन। उत्तराधिकार के संबंध में स्पष्ट एवं विस्तृत दीवानी कानून बनाए गए थे। साक्ष्य संबंधी नियम स्पष्ट थे। सर्वोच्च न्यायालय राजा का ही होता था। व्यावसायिक संगठन भी न्यायिक प्रणाली में पूर्व श्रेणी तथा कुल न्यायालय के माध्यम से भाग लेते थे। कानून व्यवस्था अच्छी स्थिति में थी। चीनी यात्री फायान ने उल्लेख किया है कि गुप्तकालीन कानून कठोर नहीं थे, तथापि अपराध बहुत कम होते थे तथा ज़्यादातर लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। अब अगला देखते हैं, राजस्व प्रशासन। गुप्त काल में आय का प्रमुख साधन भूमि कर था।
जिसे उद्रंग या भाग कहा जाता था। जो लोग कृषि करते थे उन्हें अपने उपज का 1/6 भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था। भूमि कर हिरण्य मतलब होता है नगद, एवं में मतलब होता है अनाज, दोनों रूपों में दिया जा सकता था। 6वीं शताब्दी तक मुद्राओं का प्रचलन काफ़ी कम हो चला था। इससे पता चलता है कि कृषक अपना कर हिरण्य के रूप में न देकर में के रूप में देता था। राजस्व के अन्य स्रोत थे चुंगी, शुल्क, जुर्माना आदि। इसके बावजूद यहाँ करों की वह सूची नहीं दिखाई पड़ती है जैसा कि अर्थशास्त्र में वर्णित है। भूमि कर संग्रह करने वाला अधिकारी ध्रुवाधिकरण था। भूमिदान के माध्यम से राजा को भूमि कर प्रत्यक्ष रूप से न मिलकर सामंतों, ब्राह्मणों, भूमिपतियों के माध्यम से मिलने लगा तो उसका केंद्रीय कोष पर बुरा प्रभाव पड़ा। इसका परिणाम हुआ राजा अब अस्थायी सेना नहीं रख सकता था। अब हम देखते हैं प्रांतीय प्रशासन। कार्यक्षम प्रशासन के लिए गुप्तों ने प्रांतीय प्रशासन की पद्धति का विकास किया, जिसका मुख्य कार्य कानून व्यवस्था बनाए रखना तथा राजस्व संग्रह करना था। ये प्रांत भुक्ति या देश कहे जाते थे। गुप्त साम्राज्य के तहत कितनी भुक्तियाँ थी, इसकी संख्या की ठीक जानकारी तो नहीं है, परंतु विभिन्न अभिलेखों में पुंडवर्धन भुक्ति, वर्तमान में यह उत्तरी बंगाल में है। वर्धमान भुक्ति ये भी बंगाल क्षेत्र में पड़ता है। तिरा भुक्ति ये तिरहुत में है। मालवा भुक्ति ये मध्य प्रदेश में। कौशाम्बी भुक्ति सौराष्ट्र, मगध भुक्ति इत्यादि के नाम मिलते हैं। इनके प्रशासनिक प्रमुख ऊपरी की नियुक्ति राजा द्वारा की जाती थी। ऊपरी प्रायः राजकीय परिवार के सदस्य होते थे। कभी कभी सामंतों को भी गवर्नर के प्रशासनिक अधिकार प्रदान किए जाते थे। कालांतर में ऐसे अधिकार प्राप्त सामंतों में स्वतंत्र होने की प्रवृत्ति सबसे अधिक रहती थी। ऊपरिकों के अपने प्रशासनिक एवं नौकरशाही तंत्र होते थे। अब देखते हैं स्थानीय प्रशासन। प्रांतों का विभाजन जिलों अथवा विषय में हुआ था। इसके प्रधान विषयपति की नियुक्ति प्रांतीय प्रमुख द्वारा की जाती थी। विषयपति को एक गैर शासकीय परिषद सहायता प्रदान करती थी। परिषद में व्यावसायिक वर्गों के प्रतिनिधि एवं धर्मशास्त्री
आदि सम्मिलित होते थे। विषय एवं उससे नीचे के प्रशासन में विकेंद्रीकरण के तत्व को स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है, क्योंकि विषय एवं जिला प्रशासन में सामान्यतः अधिकारियों की नियुक्ति सम्राट द्वारा नहीं बल्कि उपरी महाराज द्वारा की जाती थी। विषयों को वीथियों में बांटा गया था, जिनके प्रधान आयुक्त थे। आयुक्त कानून व्यवस्था की देखभाल करते थे। आयुक्तों के लिए भी एक समिति की व्यवस्था थी। यह एक गैर शासकीय परिषद होती थी, जिसमें स्थानीय भूस्वामियों एवं सैनिक कार्यों से संबद्ध व्यक्तियों को रखा जाता था, जैसे वीथी महामात्य। वीथी महामात्य मतलब होता है ग्राम प्रधान, तथा कुटुम्बिन मतलब होता है कृषि जोतदार। प्राचीन भारत में पहली बार इतने व्यवस्थित प्रांतीय प्रशासन की झलक मिलती है। इस व्यवस्था की खास बात थी प्रशासनिक कार्यों में स्थानीय तत्वों की पर्याप्त भागीदारी। ग्राम सबसे निचली प्रशासनिक इकाई होती थी। ग्राम प्रधान को ग्रामिक नाम से जाना जाता था और वह ग्राम परिषद की सहायता से प्रशासन चलाता था। ऐसा प्रयास किया जाता था कि प्रशासन स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व करे, न कि वह एक शासकीय प्रेरित पद्धति हो। गुप्तकालीन नगरों के प्रशासनिक अधिकारी पुरपाल मतलब होता है नगरपति होता था, जो नगर सभा की सहायता से प्रशासन करता था। नगरों के प्रशासनिक व्यवस्था में स्थानीय तत्वों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाता था। वैशाली से प्राप्त मोहरों से हमें गुप्तकालीन नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेखों में इनके नाम मिलते हैं। उदाहरण के लिए नगर श्रेष्ठी, सातवां, प्रथम कुलिक तथा प्रथम कायस्थ। दस्तकारों की सिर्फ आर्थिक गतिविधियां ही नहीं थी, बल्कि यह प्रशासनिक कार्य में भी हिस्सा लेती थी। फिर गुप्तकालीन प्रशासन की एक प्रमुख विशेषता थी, जहां केंद्र की शक्ति सीमित हो रही थी, वहीं ग्रामीण प्रशासन की शक्ति में विस्तार हो रहा था। साथ ही इस काल के प्रशासन में जाति, पंचायत, शिल्प समूह आदि की विशेष भूमिका रही। सबसे बढ़कर इस काल में भूमि अनुदान के माध्यम से राज्य अपने प्रशासनिक दायित्व को कम कर रहा था। दूसरे शब्दों में हमें यह सूचना मिलती है कि इस काल में दान ग्रहीता को प्रशासनिक अधिकार भी सौंपे जाने लगे थे।
इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त प्रशासन मौर्यकालीन प्रशासन की तुलना में विकेंद्रीकृत था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने टॉपिक को यहीं विराम देता हूँ। अगर आप लोग को इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।